और सोना अपने रिकॉर्ड हाई रेट पर पहुंच गया है। 1 तोला 24 कैरेट सोने की जो कीमत है वो 91,000 रुपए को पार कर गई है। वहीं चांदी 1,03,000 रुपए किलो पर चल रही है। हालांकि शादी का सीजन आने वाला है और नवरात्रि से लोग खरीदारी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले खरीदारी पर महंगाई का ग्रहण लगना शुरू हो गया है। दाम में रोज बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि सोना इस वक्त 91,000 तक पहुंच चुका है। यानी 1 तोला सोना 91,000, 1 तोला सोना यानी 10 ग्राम 91,000 में बीते 48 घंटों में या पिछले 48 घंटों में ये 1200 का रेट इसका बढ़ चुका है। यानी 1210 ग्राम में रेट में बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे में अब सालगें शुरू हो चुकी हैं इन नवरात्रों में, जहां एक और लोग सोने का ऑर्डर देते हैं और सोना खरीदते हैं। कहीं एंगेजमेंट, कहीं कंछेदन, कहीं जनेऊ, कहीं मुंडन, तो सोना इस वक्त लोग ज़रूर खरीदते हैं। और ऐसे में बाज़ारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। और अगर सोने के व्यापारियों की माने तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सोना 1 लाख को पार करेगा। वहीं चांदी 1,03,000 रुपये किलो हो चुकी है। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अयोध्या में सरयू नदी से भगवान शिव की मूर्ति मिली है। सरयू नदी में मछली पकड़ने गए मछुआरों के जाल में शिव मूर्ति फंस गई। शिव मूर्ति को मछुआरों ने पुलिस को सुपुर्द कर दिया है और पीली धातु की मूर्ति बताई जा रही है। लगभग 2 फीट ऊंची और 14 किलोग्राम की मूर्ति है। थाना गुसाईगंज के ग्राम पोसरा भरवा का ये पूरा मामला है, जहां पर यह मूर्ति सुपुर्द की गई है। गाजियाबाद के मंडोला में दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बीच में बना एक घर इसकी राह में रोड़ा बना हुआ है और इस मकान का केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक एक्सप्रेसवे का संचालन अटका रहेगा। ये मकान वीरसेन सरोहा का है, जिन्होंने 1998 में अपनी जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ याचिका दायर की थी। नतीजा ये हुआ कि जब बाकी लोगों ने मुआवजा लेकर अपनी ज़मीन सरकार को सौंप दी, तब भी ये घर जस का तस बना रहा। ये मकान अब वीरान हो चुका है, लेकिन इसकी वजह से हाईवे का ये हिस्सा अधूरा पड़ा है। दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं कि इधर गड्ढे हुए पड़े हैं, सारी रोड खराब है और रास्ता निकलने को है नहीं। लेकिन अगर ये चलाना चाहें तो यहाँ से भी निकल सकता है वाहन, लेकिन ये पता नहीं क्यों चला नहीं रहे। और ये बना हुआ है रोड, चालू करना चाहिए इन्हें, इतना टाइम हो गया। ये 2024 में चलना चाहिए था, लेकिन अब लोग चल नहीं पाया। यह है गाजियाबाद का मंडोला इलाका, जहां पर दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इसके राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। ये मकान, तस्वीरों में इस मकान को हम आपको दिखाते हैं। ये घर है वीरसेन सरोहा का। 90 के दशक से ये मकान जस का तस ऐसे के ऐसे ही खड़ा है। 1998 से ये अपनी ज़मीन बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी लोगों ने मुआवजा लेकर अपने घर हटा लिए, लेकिन ये परिवार अब भी कानूनी फैसले का इंतजार कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन ये मकान ऐसे का ऐसा ही मौजूद है। 1998 से ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। एनएचआई के मुताबिक अगर कानूनी बाधा हट जाती है तो जून तक इस एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है। 16 अप्रैल को इसकी अगली सुनवाई है। देखना होगा वीरसेन सरोहा क्या मुआवजा लेते हैं या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस प्रोजेक्ट को कितनी रफ्तार मिलती है। अगर बात करें, ये केंद्र सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, लेकिन ये सफर यहीं आकर ठहर जाता है। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव की गौशाला में दुर्गंध वाले बयान के खिलाफ वाराणसी में पोस्टर लगाए गए हैं। बैनर पर लिखा हुआ है कि गौ माता का विरोध करते हो, देशभक्त यादव होने का दंभ भरते हो। अखिलेश मिट जाएगी हस्ती तुम्हारी, देख रहे हैं कृष्ण मुरारी। और पोस्टर लगाने वाले सुनील यादव हैं। अखिलेश के बयान को यादव विरोधी बता रहे हैं। मैं अखिलेश यादव को कहना चाहता हूं कि यदुवंश में पैदा हुए हैं और गाय से उनको दुर्गंध आ रही है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो किस टाइप की राजनीति करना चाह रहे हैं। एक धर्म, एक जाति के लेके विशेष की राजनीति करना चाह रहे हैं और अपने ही यदुकुल को भूलते जा रहे हैं। गाय और गोबर से कभी उनको दुर्गंध आती है? बिना गाय के गोबर से उनके यहाँ हवन या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये अखिलेश यादव कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले के मामले में अब सुमन के बेटे सहित 200 समर्थकों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई है। दीपक सिसोदिया ने शिकायत देकर आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने पहले छतों से पत्थर फेंके। शिकायतकर्ता ने खुद मेडिकल कराने की मांग की। शिकायत मिलने के बाद में जब पड़ताल में जुटी पुलिस तो कई सबूत पुलिस के हाथ लगे। खबर ललितपुर से है, जहां पर फसल से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गई और इस घटना में ट्रॉली में भरी फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग से ट्रैक्टर ट्रॉली को भी काफी नुकसान पहुंचा है। किसान कटी फसल को थ्रेसिंग के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते में ट्रॉली में रखी फसल बिजली की हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गई, जिसके चलते उसमें आग लग गई। और मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता के एक होटल पर फायरिंग का वीडियो सामने आया है और इस दौरान होटल के मालिक और कर्मचारियों को धमकी दी गई है। धमकी देने और फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस हरकत में आई और मामले की धरपकड़ में जुड़ गई है। यह होटल नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में स्थित है। बिजनौर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक रौंदता हुआ आगे निकल गया। मौके पर बाइक सवार की मौत हो गई है और मामला चांदपुर थाना क्षेत्र का है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि ड्राइवर के खिलाफ तहरीर दी गई है। अब पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। प्रयागराज में एयरफोर्स के इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना एयरफोर्स कॉलोनी के अंदर की है। बताया जा रहा है कि देर रात हमलावरों ने दरवाजा खटखटाया और खिड़की से गोली मार दी। घायल इंजीनियर को मिलिट्री हॉस्टल से ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या के पीछे रंजिश को वजह बताया जा रहा है। घटना पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के बमरोली की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पुलिस के मुताबिक कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं। फुटेज में एक शख्स बाउंड्री फटकार फानकर आता अंदर दिखाई दे रहा है और पुलिस तमाम पहलुओं से घटना की जांच कर रही है। जिनका आवास एयरफोर्स स्टेशन के बेस के अंदर है, वहां पे एक व्यक्ति द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस सूचना प्राप्त होने पर समस्त उच्च अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम मौजूद है, हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम भी मौजूद है। यहाँ पे एयरपोर्ट स्टेशन के चारों तरफ लगे हुए पेरीमीटर के अंदर और पेरीमीटर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया जा रहा है। हरदोई में घरेलू विवाद में एक महिला ने पति को जमीन पर पटक कर पिटाई कर दी और बाद में उसकी छाती पर बैठ गई। ग्रामीणों ने किसी तरह से पीड़ित पति की जान बचाई। महिला के पति की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इसमें परवीन नाम की महिला ने अपने पति सलीम को जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर बैठ गई और लगातार थप्पड़ मारने लगी। ग्रामीणों ने किसी तरह से बीच बचाव कर सलीम को छुड़ाया। इसके बाद में पति आया तो महिला ने उसे दौड़ाकर जमीन पर पटक दिया और बुरी तरह से पीटा। और मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर बस और कैंटर की भिड़ंत में कैंटर के ड्राइवर समेत 33 लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार बस नोएडा से आगरा जाते समय कैंटर में घुसी और हादसे के बाद में बस रोड की रेलिंग तोड़ते हुए 10 फीट नीचे सर्विस रोड पर जाकर पलट गई। इस हादसे के बाद में मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर यमुना एक्सप्रेसवे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बस में फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाला। घायल लोगों को इलाज के लिए आगरा भेजा गया। घायलों में 3 की हालत गंभीर है। कैंटर मिर्जापुर जा रहा था, जबकि बस में सवार लोग जालौन जा रहे थे और इसी दौरान थाना बलदेव क्षेत्र के माइल स्टोन 147 के पास ये हादसा हुआ। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। हादसे की लाइव तस्वीरें भी सामने आई। आगरा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर नोएडा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक को और बस को टकराते हुए देखा गया। इस हादसे में बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए।
थाना खंदोली क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ और जबरदस्त हादसा था। बस हाईवे से नीचे जा रही थी और हादसे के बाद में बस में सवारियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर थाना पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जांच एजेंसियों ने नोएडा में चल रहे जिस बड़े ऑनलाइन पोर्नोग्राफी रैकेट का भांडाफोड़ किया है उसमें कई खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पति पत्नी पिछले 5 साल से ये रैकेट चला रहे थे। मुख्य आरोपी पहले रशिया में एक ऐसे ही सिंडिकेट का हिस्सा रह चुका है और बाद में भारत आकर अपनी पत्नी के साथ में इसे शुरू किया और ये गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लड़कियों को फंसाता था। लड़कियों को मोटी सैलरी का लालच दिया जाता था और कई लड़कियां पैसे के लालच में आकर इस रैकेट का हिस्सा बन जाती थी। ईडी के सूत्रों ने जानकारी दी है कि जब इस पति पत्नी के फ्लैट पर रेड मारी गई तो वहां उन्हें इस रैकेट में काम करने वाली 3 मॉडल्स भी मिली जो उस वक्त ऑनलाइन जुड़ी हुई थी। ईडी ने इन तीनों मॉडल्स के भी बयान दर्ज किए हैं। नोएडा में पॉर्न साइट्स का कंटेंट बनाने वाली और अपलोड करने वाली एक कंपनी का भंडाफोड़ किया गया है और आपको बता दें पति पत्नी मिलकर ये पॉर्न साइट चला रहे थे और इस दौरान अपने घर पे ही स्टूडियो बना रखा था और मॉडलों को लालच दिया करते थे मोटे पैसे कमाने का और इस दौरान उनसे शूट कराया करते थे और ये कंटेंट वेबसाइट पे अपलोड किया करते थे। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक करीब 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन मिला है जो विदेशी फंड आया है और ऐसे में ईडी ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान पति पत्नी के साथ ही 3 मॉडल्स भी मिले थे जिनके बयान दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव ये दोनों पति पत्नी और एडल्ट वेबकैम स्टूडियो चलाया करते थे यहीं नोएडा में जिसकी छापे। आगरा में पुलिस ने एक महिला की अर्थी को कंधा दिया और उसका अंतिम संस्कार कराया। बताया जा रहा है कि मृत महिला का पति फरार है और महिला की मौत के बाद में ससुराल वाले भी फरार हो गए। इसके बाद में पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाई और महिला का अंतिम संस्कार कराया। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बोतला रोड का ये मामला है। महिला ने 5 साल पहले अचनेरा क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स से प्रेम विवाह किया था। तभी से महिला का अपने प्रेमी से गृह कलेश चल रहा था और कल महिला का शव संदिग्ध अवस्था में घर के अंदर फंदे पर लटका मिला। शव देखकर ससुराल वाले फरार हो गए। इसके बाद में पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद अंतिम संस्कार किया। देखिए इसमें शादी को महिला के 5 साल हुए थे। पति जो है वो उसको छोड़कर भाग गया था तो पुलिस ने इसमें स्टेप इन किया और क्रियाक्रम में विभाग भी किया और उस कार्रवाई को नियमानुसार कराया गया है। इसमें पुलिस की तरफ से सहिष्णुता दिखाई गई। इसके लिए हम लोग SHO जगदीशपुरा को अलग से इसमें रिवॉर्ड भी। नैनीताल की झील देश भर के पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है, लेकिन कम बारिश की वजह से झील का जलस्तर तेजी से घटने लगा है। तो अब पर्यटन सीजन के लिए वाटर लेवल बनाए रखने की बड़ी चुनौती बन गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। नैनीताल झील का जलस्तर तेजी से गिरने लगा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार झील के पानी में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। हालात यह है कि झील के चारों तरफ पानी की कमी साफ दिखने लगी है और डेल्टा भी झील में दिखने लगे हैं। पानी के घटते स्तर पर अब प्रशासन के आगे संकट ये है कि पर्यटन सीजन तक कैसे वाटर लेवल बढ़ाया जा सके। हालांकि जल संस्थान ने रोस्टिंग शुरू कर दी है। सन जैसे हमारी जो पंपिंग आवर है वो हमारी 16 घंटे की होती थी। अब जलस्तर चूँकि लगातार गिरते जा रहा है तो इसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने इसको 11.5 घंटे अभी हम लोग कर रहे हैं पीक सीजन में, जैसे सैटरडे संडे में, और अदर डेज में हम लोग 10 आवर के करीब हम लोग कर रहे हैं। नैनी झील पर स्थानीय लोगों के साथ पर्यटन का दबाव भी है। 20 से 22 MLD पानी की खपत यहाँ रहती है। इस बार पानी में कमी और जल स्रोतों के सूखने के बाद झील के वाटर लेवल लगातार कम हुए हैं। वहीं प्रशासन पानी के गिरते जलस्तर पर झील से गाद निकालने की भी तैयारी में है। एक तो सबसे पहले मैंने इरिगेशन से कहा है कि एक NIH से बात कर लें, क्योंकि आमतौर पे जो हम ड्रेजिंग कराते हैं JCB से वो कोई बहुत साइंटिफिक ड्रेजिंग नहीं है, तो उसका कोई साइंटिफिक तरीका है, उसका सर्वे करा के हम कॉस्ट बता दें। जितना मैनुअल हो सकता है, अप्रैल में स्तर सबसे कम होता है, वो हम अप्रैल में करेंगे। इरिगेशन का इसमें एक बजटरी हेड भी खुल गया है। बहरहाल जिस तरह से झील का पानी कम हो रहा है उससे पर्यटन सीजन के दौरान भी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर हालात ऐसे ही बनी रहे तो पीने के लिए पानी का संकट भी नैनीताल शहर झेल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर को जाम की झाम से बचाने के लिए कानपुर साउथ में रोड बनाई जा रही है और सरकार की ओर से मरियमपुर से गोविंद नगर होते हुए नौबस्ता के लिए एक एलिवेटेड पुल का निर्माण करवाने की मंजूरी मिल चुकी है। इसी क्रम में आज गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी और कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने मरियमपुर चौराहे से गोविंद नगर तक का निरीक्षण किया ताकि जल्द से जल्द एलिवेटेड पुल का कार्य शुरू कराया जा सके। इस रोड के बन जाने से आम लोगों को काफी सहूलियत होगी। जिस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि मरियमपुर से ये पुल उठे और पूरे जाम को ख़त्म करता हुआ ये सचान गेस्ट हाउस के चौराहे के बाद हाईवे से जुड़े, जिससे कानपुर के एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक उद्यमी हैं, सर्वाधिक उद्योग लगे हुए हैं, जिससे कानपुर का राजस्व बढ़ता है और बायर्स जिनको बाहर से आना होता है मात्र ट्रैफिक जाम के कारण से वो कानपुर में नहीं आते, इससे कानपुर का नुकसान होता है, नौकरियों में भी फिर कमी आएगी। इसके लिए इस पुल की बहुत आवश्यकता है, जिससे लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे। देखिए, कानपुर महानगर में सबसे बड़ी समस्या देखी जाए तो वो है जाम की समस्या। जाम की समस्या के निदान के लिए, परमानेंट निदान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय हमारे गडकरी जी ने एक एलिवेटेड रोड दिया है, वो है रामा देवी चौराहे से और मेडिकल चौराहे तक, जिससे एक जाम की बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। एक माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर माननीय रेल मंत्री जी ने एक एलिवेटेड रेलवे का ट्रैक स्वीकृत किया है, वो मंदना से लेके अनबरगन तक। आजमगढ़ में पुलिस ने महिला को 2 साल बाद उसके परिजन से मिलवाया। दरअसल महिला की याददाश्त चली गई थी और वो भटककर राजस्थान के अलवर पहुंच गई थी, जहां तक एक आश्रम में उसका 2 साल तक इलाज भी चला। याददाश्त आने के बाद में महिला ने अपना नाम और घर का पता बताया, जिसके बाद में पुलिस से संपर्क कर महिला को उसके परिवार से मिलवाया गया। तो इस तरीके से जब भी अगर आप इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो पुलिस की उसमें मदद लें। पहले पुलिस ये होती थी कि वो आइसोलेशन में काम करती थी, लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, आप एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन है वो कहीं से भी शेयर कर सकते हैं, किसी से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी ये चीज़ें हो जाती हैं। और यही वजह है कि जैसे ही जो वहाँ की जो वार्डन है उनके द्वारा हमारे एसपी सिटी साहब से संपर्क किया गया और 2-3 दिन के अंदर ही इन्होंने इनको परिजनों को भी तलाश लिया। और आज अमेठी में बिजली बिल बकाये के भुगतान के लिए बिजली विभाग लगातार अभियान चला रहा है, लेकिन उपभोक्ता के साथ ही सरकारी कार्यालय अपना बकाया बिल नहीं जमा कर रहे हैं। अमेठी के सरकारी कार्यालयों में करीब 30 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है, जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के निजी उपभोक्ताओं पर करीब 284 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। बिजली विभाग ऐसे बकायेदारों पर शिकंजा कसने की बात कह रहा है। अब तक करीब 1 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। हमीरपुर में बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के बंडल खोलकर नोट निकालने के मामले में प्रिंसिपल समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक की फटकार के बाद में प्रिंसिपल ने कॉलेज के 2 लोगों को निलंबित कर दिया। वहीं प्रबंध समिति ने बैठक में प्रस्ताव पारित करके प्रधानाचार्य को निलंबित किया है। प्रिंसिपल के पत्र लेने से इनकार करने पर कॉलेज के प्रबंधक ने रजिस्टर्ड डाक से उसके पते पर लेटर भेजा था और वीडियो के वायरल होने के बाद में जब जिला विद्यालय निरीक्षक के जांच के आदेश दिए गए तो जांच में सभी को दोषी पाया गया। श्री गायत्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का ये मामला है। वीडियो के वायरल में दिया उसने जांच की, जांच करने के उपरांत डीआईओएस की निरीक्षण में उसको ये माना कि ये फर्जी है, वायरल वो फर्जी हुआ, क्योंकि ऐसे साक्ष्य गवाह प्रस्तुत हुए जो भी इसमें संबंधित थे, जो लिप्त थे, वो सब लोगों ने बयान दे करके या लिखित दे करके दिया, जिससे ये सब कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जब एक बात विशेष है कि सीलिंग पैकिंग लिखित था, वो जो सीलिंग पैकिंग होता है वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होना चाहिए।